हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं ऑर्डर नंबर 18 सीपीसी का। तो देखो, ऑर्डर नंबर 18 में आता है हेयरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। ठीक है, ये आता है ऑर्डर नंबर 18 में। अब हम इसका सबसे पहले याद करते हैं कि इसके ऑर्डर याद करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम इसके ट्रिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसके बेरेक्ट्स के प्रोविजंस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं ऑर्डर नंबर 18। ऑर्डर नंबर 18 किसके पहले आता है? ऑर्डर नंबर 18 आता है जजमेंट के पहले। जजमेंट कौन से ऑर्डर में आता है? ऑर्डर नंबर 20 में आता है। ठीक है, 19 एक ऐसा प्रोविजन है जो एफिडेविट वगैरह से रिलेटेड है, तो ये एक सपोर्टिंग प्रोविजन है। ठीक है, सपोर्टिंग ऑर्डर है, इसलिए हम अभी इसको नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ऑर्डर नंबर 18 में क्या है, सुनवाई हो रही है। ठीक है, सुनवाई के बाद ही क्या आता है? जजमेंट और डिक्री आती है। सुनवाई के बाद क्या आता है? जजमेंट डिक्री आती है। हम समझ गए। अब इसीलिए हम ये समझ जाएंगे कि जजमेंट से पहले हेयरिंग आ रही है। अब हम ये देखेंगे कि किसके बाद हेयरिंग आ रही है। हेयरिंग किसके बाद आ रही है? हेयरिंग आ रही है जब विटनेस वगैरह आ जाएंगे, समन्स वगैरह हो जाएगा, फिर इसके बाद अटेंडेंस ऑफ विटनेस जो प्रिजन में या तो वो आ जाएंगे। ठीक है, और एडजर्नमेंट वगैरह के बाद जो है पोर्शन बचता है, क्या बचता है? हेयरिंग आ रही है। ठीक है, तो कौन से ऑर्डर के बाद हेयरिंग आ रही है? ऑर्डर नंबर 16, 17 के बाद 18 में हेयरिंग आ रही है। ठीक है, 16, 17 के बाद हेयरिंग वाला प्रोसीजर आता है। 16, 17 की वजह से हेयरिंग वाला प्रोसीजर हो पाता है। ठीक है, समन्स वगैरह जाता है विटनेस को। उसके बाद अब हम इसके ट्रिक्स पे आते हैं। ठीक है, ट्रिक्स पे आते हैं। हेयरिंग पे सबसे पहले देखा जाता है रूल नंबर 1 पे, राइट टू बिगिन। ठीक है, राइट टू बिगिन किसकी होती है? प्लेंटिफ के पास राइट होती है बिगिन करने की। ठीक है, पर एक और चीज है, अगर डिफेंडेंट वगैरह इसमें एडमिट कर लेता है तो फिर वही बिगिन कर लेगा। एडमिट कर लेता है, प्लेंटिफ अपनी प्लेंट देता है, अगर उसको डिफेंडेंट एडमिट कर लेता है तो ठीक है, फिर बिगिन वाली राइट किसके पास चली जाएगी? डिफेंडेंट के पास चली जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद रूल 2 आता है, स्टेटमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। ठीक है, रूल 2 है, ये क्या एविडेंस है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट और प्रोडक्शन। ठीक है, एसपी, स्टेटमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ विटनेस। ठीक है, ये दो चीजें हो जाएंगी। अब रूल नंबर 3 पे बात हुई है, एविडेंस वेयर सेवरल इश्यूज। बहुत सारे इश्यूज है, तो उससे रिलेटेड जो एविडेंस है उससे रिलेटेड बात हो रही है 3 पे। 3A में है पार्टी टू अपेयर बिफोर अदर विटनेसेस। ठीक है, पार्टी जो है, ये जैसे ये दोनों पार्टी हैं, ये पहले आएंगी बिफोर अदर विटनेसेस। ठीक है, पार्टी टू अपेयर बिफोर अदर विटनेसेस। नेक्स्ट इसके बाद रूल 4 में है, देखो ये टेप रिकॉर्डर बना हुआ है। अभी तक हमने जहां पे भी रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस वगैरह किया है तो उसमें कब किया है? रूल 4 में किया है। सॉरी, ये टेप रिकॉर्डर बनाया उसके लिए। ठीक है, अब हम इसके बाद आ जाते हैं रूल नंबर 5 पे। इसमें हाउ एविडेंस शैल बी टेकन, जब क्या है? अपीलेबल हो। केस क्या है? टेकन इन अपीलेबल। ठीक है, जब अगर केस अपील से आया हो, ठीक है, तो उसमें एविडेंस वगैरह कैसे लिए जाते हैं। ठीक है, उस चीज के बारे में है। और इधर ही रूल 13 भी हमने किया है। रूल 13 में क्या है कि मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस इन अनअपीलेबल केसेस। यहाँ पे अपील है, यहाँ पे अपील नहीं है। ठीक है, तो ये मेमोरेंडम बनाना है, कैसे बनाना है? अनअपीलेबल केसेस में। ठीक है, अब हम इसके बाद आ जाते हैं रूल 6, 7, 8, 9 पे। रूल 6, 7, 8, 9 हमने एक टाइप पे किया है। रूल 6 में हम बात करते हैं वेन डिपोजिशन टू बी इंटरप्रेटेड। ठीक है, इसमें लैंग्वेज वाला इशू है, तो डिपोजिशन क्या की जाएगी? इंटरप्रेट की जाएगी, क्योंकि लैंग्वेज, देखो एविडेंस वगैरह जो इधर आया है, रिकॉर्ड वगैरह हुआ, दूसरी लैंग्वेज में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है रूल नंबर 7 में, एविडेंस अंडर सेक्शन 138। ठीक है, 138 के एविडेंस की बात हो रही है। इसमें क्या है? इसमें भी लैंग्वेज वाला पोर्शन है, इसीलिए हमने जो पूरा पोर्शन है ये लैंग्वेज के अंडर लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद रूल 8 है मेमोरेंडम में एविडेंस नॉट टेकन बाय जज। अब ये मेमोरेंडम है तब जब एविडेंस जो है जज ने नहीं लिया गया है। और रूल 9 में है व्हेन एविडेंस में भी टेकन इन इंग्लिश। ठीक है, ये और ये यानी कि 6, 7, 9 जो है इंग्लिश के लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा है, और ये मेमोरेंडम के बारे में बात कर रहा है जब एविडेंस कौन नहीं लेगा? जज। ये क्या बनाए? जज कर ली हेयर से जज बनाए, वो नहीं ले रहे हैं। ये इंग्लिश है। ठीक है, और ये डिपोजिशन है, और ये भी इंग्लिश से रिलेटेड है। तो इधर 3 में लैंग्वेज इश्यूज है, तो क्या कैसे होगा हम उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है रूल 10। रूल 10 और रूल 10 के आगे वाले पोर्शन इधर ही करेंगे हम। रूल 10 में बात होती है एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड आंसर मे बी टेकन डाउन। कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा, आंसर होगा, उसको ऐसे टेक डाउन कर लिया जाएगा। हेयरिंग में यही तो जरूरी है। ठीक है, विटनेसेस वगैरह को एग्जामिन किया जा रहा है, तो कोई भी पर्टिकुलर चीज होगी उसको लिख ही लिया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं रूल नंबर 10 पे, क्वेश्चंस ऑब्जेक्टेड टू एंड अलाउड बाय द कोर्ट। ठीक है, अब इसमें बात हो रही है कि जो क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टेड हैं और अलाउ किए गए हैं, तो उनसे रिलेटेड प्रोविजन है। ठीक है, रूल 11 में कि उनको भी लिख लिया जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ना ऐसे इसी के साथ कर दिया गया है।
नेक्स्ट इसके बाद रूल 12 में है रिमार्क्स और डिमीनर ऑफ विटनेस। अब देखो जहां पे भी जज इन्वॉल्व है और वो एक विटनेस को एग्जामिन कर रहा है तो उसमें ये जो पोर्शन है ना डिमीनर ऑफ विटनेस, उसके रिमार्क्स, ठीक है, ये जज भी लेगा और कमीशन भी लेगा, ठीक है। तो कमीशन वाले पोर्शन में भी है, आगे जहां पे भी कमीशन, जहां जहां कमीशन आ रही है वहां वहां क्या है, डिमीनर ऑफ विटनेस हो रहा है, उनको नोट किया जा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद रूल 13 हमने कर ही लिया था पहले, ठीक है। रूल 13 में क्या हो रहा था, फिर इसके बाद रूल 14 में आते हैं। रूल 14 रिपील हो चुका है तो उसको नहीं करना है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं 15, 16, 18, 19, ठीक है। 15, 16, 17, 18, 19। अब देखो 15, 16 जो है उसमें है पावर टू डील विद एविडेंस टेकन बिफोर अनदर जज, ठीक है। 15 और 16 में पावर के बारे में बात हो रही है, किस चीज के बारे में, एविडेंस लेना किसके सामने, अनदर जज, ठीक है। एविडेंस अनदर जज के सामने पावर लेना। 16 में है पावर टू एग्जामिन विटनेस इमीडिएटली, एग्जामिन करना किसको, विटनेस को, तुरंत विटनेस को एग्जामिन करना है। अब देखो किसी और जज के सामने एविडेंस लेना, फिर कोई और जज ले, फिर इसके बाद तुरंत विटनेस को एग्जामिन करना, विटनेस आए उसको बैठा ले नहीं रखना, इसकी भी पावर की तुरंत करना है, हमें अभी चाहिए, है ना, जज के पास पावर होती है। रूल नंबर 17 में कोर्ट में रिकॉल एंड एग्जामिन विटनेस। अब जब इसमें ये पावर है कि विटनेस एग्जामिन करना है, तुरंत करना है, तो फिर से बुलाने की भी पावर होती है। 18 में है कि पावर ऑफ कोर्ट टू इंस्पेक्ट करने की पावर होती है। 19 में है पावर टू गेट स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड ऑन कमीशन, कमीशन अगर इशू हुई है कि कौन से ऑर्डर पे कमीशन इशू हुई है, ऑर्डर नंबर 26 पे कमीशन इशू हुई है, ठीक है, तो उसके जो स्टेटमेंट्स वगैरह है उनको क्या करना, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स को लेना, ठीक है, इसकी पावर है। अब देखो रूल 15 से लेकर के 19 क्या कर रहा है, रूल 15 से लेकर के रूल 19 पावर दे रहा है जज को कि वो ऐसे काम कर सकें, ऐसी चीजें ले सकें जिससे क्या होगा, जजमेंट देने में आसानी होगी, जिससे क्या है उनको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो 16 में क्या है, तुरंत विटनेस, फिर इसके बाद वापस बुला सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो, कमीशन जो करेगा, ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब ना गैदरिंग चल रही है इधर वाले पोर्शन में। और रूल 15 में क्या है, पावर टू डील विद एविडेंस टेकन बिफोर अनदर जज, ये भी गैदरिंग ही है, किसी और जज ने लिए तो उसको गैदर करो, ठीक है। तो ये कौन सा पोर्शन हो गया, 15 से लेकर के 19 तक गैदरिंग, ठीक है, गैदरिंग एविडेंस, ठीक है। तो हेयरिंग में लास्ट पोर्शन हो गया गैदरिंग एविडेंस। फिर इसके बाद उसके ऊपर वाला जो पोर्शन आता है 9 तक, वो है क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस वगैरह होंगे, तो लास्ट पोर्शन हो गया गैदरिंग एविडेंस। फिर इसके बाद वाला पोर्शन हो गया कि कोई भी क्वेश्चंस वगैरह जो रिलेटेड होंगे, ठीक है। याद रखना हम जजमेंट देने से पहले क्या क्या देखते हैं, सारे एविडेंसेस वगैरह देखते हैं, सारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो सब देखते हैं। और उसके पहले जो पोर्शन था वो था लैंग्वेज बैरियर से रिलेटेड, ठीक है। लैंग्वेज में कोई इशू हो तो क्या होगा, इधर जो पोर्शन था लैंग्वेज वगैरह से रिलेटेड था, है ना। और रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस तो बहुत ही कॉमन बात है, जहाँ पे हेयरिंग हो रही है वहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह होगी। और इधर भी क्या है, गैदरिंग ऑफ एविडेंस टाइप ही चीजें हो रही है, ठीक है। और अब हम चलते हैं इसके बेरेट के प्रोविजंस पे। तो सबसे पहले आता है रूल नंबर 1, इसमें बताते हैं राइट टू बिगिन। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, प्लेंटिफ के पास राइट टू बिगिन है, जब तक डिफेंडेंट क्या एडमिट नहीं कर लेता तो उसके पास उसकी राइट जो है डिफेंडेंट पर शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद है स्टेटमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक है। स्टेटमेंट जहां पे आती है मतलब आर्गुमेंट वगैरह हो रहा है, ठीक है। और प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, जहां पे तुम स्टेटमेंट दोगे, आर्गुमेंट्स करोगे, वहां पे क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंसेस वगैरह भी होंगे। इसमें क्या है, जो दिन फिक्स हुआ है तुम लोगों का, है ना, पार्टी के पास राइट है बिगिन करने की, तो वो अपना केस बताएगा। जैसे कि या तो जिस पार्टी के पास राइट है, प्लेंटिफ का होगा तो प्लेंटिफ बताएगा, डिफेंडेंट ने एडमिट कर लिया तो डिफेंडेंट बताएगा, ठीक है। और उससे रिलेटेड क्या है, तुम अपने एविडेंसेस भी प्रोड्यूस करोगे, जो कि तुम्हें प्रोड्यूस करने चाहिए, है ना, बाउंड टू प्रूव लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद है, अब इसके बाद जो अदर पार्टी बचती है, दूसरी जो पार्टी है वो क्या करेगी, वो भी अपना केस देगी, एविडेंसेस प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। और पूरे केस के से रिलेटेड कोर्ट को एड्रेस करेगी, ठीक है। दोनों की ओपनिंग स्टेटमेंट्स होंगी, है ना, पहले ओपनिंग स्टेटमेंट होती है, फिर रिबटल्स होते हैं, है ना, फिर रिबटल्स होते हैं, उसी हिसाब से। फिर इसके बाद है पार्टी बिगनिंग में देन रिप्लाई जनरली, ठीक है, ये रिप्लाई हो गया, रिबटल टाइप चीज, है ना, रिप्लाई हो गया। फिर इसके बाद एनी पार्टी में एड्रेस ओरल आर्ग्यूमेंट्स इन अ केस एंड शेल बिफोर ही कंक्लूड्स द ओरल आर्ग्यूमेंट्स इफ एनी सबमिट इफ द कोर्ट सो परमिट्स कंसाइजली एंड अंडर डिस्टिंक्ट हेडिंग written arguments in support of his case to the court and such written arguments shall form part of the record, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, जो ओरल आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको कोर्ट को दे देना है, ठीक है, कोर्ट के पास क्या होना चाहिए, हो जाना चाहिए वो ओरल आर्ग्यूमेंट्स। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट इसके बाद आता है रूल नंबर सब रूल 3B, कॉपी ऑफ सच रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स। अब देखो इधर रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बात हो रही है, फिर इसके बाद उसकी कॉपी के बारे में बात हो रही है, वो साथ साथ में दे देनी चाहिए सामने वाली पार्टी को, है ना। फिर इसके बाद है नो एडजर्नमेंट,
यानी कि एडजर्नमेंट नहीं होना चाहिए। शैल बी ग्रांटेड फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग द रिटन आर्ग्यूमेंट्स। कोई फर्जी टाइम नहीं मिलेगा कि तुम रिटन आर्ग्यूमेंट्स, अपना काम, अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट किया करो। नेक्स्ट है कोर्ट शैल फिक्स सच टाइम लिमिट्स फॉर द ओरल आर्ग्यूमेंट्स बाय ईदर ऑफ द पार्टीज इन अ केस एज इट थिंक्स फिट। कोर्ट क्या करेगा, फिक्स करेगा, क्या फिक्स करेगा, टाइम लिमिट फिक्स करेगा ओरल आर्ग्यूमेंट्स की। मान लो आर्ग्यूमेंट चल रहा है और फिर ओरल आर्ग्यूमेंट्स का जो टाइम लिमिट है फिक्स कर दिया, शाम तक देना है, तो तुम्हें शाम तक देना है, ये होमवर्क हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है एविडेंस वेयर सेवरल इश्यूज। जहां पे सेवरल इश्यूज होते हैं तो उससे रिलेटेड जो एविडेंसेस है, अभी हमने बात कर ली स्टेटमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंसेस, ठीक है। जिसकी ओपनिंग स्टेटमेंट होगी वो उसके सपोर्ट में क्या करेगा, एविडेंस प्रोड्यूस करेगा। अब आ गया एविडेंसेस वेयर सेवरल इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज हैं, तो इसमें क्या सेवरल इश्यूज हैं, ठीक है। एंड बर्डन ऑफ प्रूविंग सम ऑफ विच लाइज ऑन द अदर पार्टी, ठीक है। सामने वाली पार्टी पे बर्डन आता है उसको प्रूव करने का। एट हिज, ठीक है, बिगिनिंग में एट हिज ओपिनियन ईदर प्रोड्यूस हिज एविडेंस। अब जो वो प्रोड्यूस कर देगा ऑन दोज इशूज, जिस इशूज पे क्या है रिजर्व था, ठीक है, उनको आंसर देना था। फिर उसके बाद एंड इन द लेटर क्या है, लेटर केस द पार्टी बिगिनिंग में प्रोड्यूस एविडेंस ऑन दोज इशूज आफ्टर द अदर पार्टी हैज प्रोड्यूस। देखो पहले एक पार्टी प्रोड्यूस करेगी, उसके बाद दूसरी पार्टी प्रोड्यूस करेगी, उसके बाद रिप्लाई वगैरह स्पेसिफिकली होगा, बस इतनी सी चीज है। बट द पार्टी बिगिनिंग विल देन बी इंटाइटल्ड टू रिप्लाई जनरली ऑन द होल केस, ठीक है। जो पार्टी बिगिन की है यानी कि पार्टी 1, वो क्या करेगी, पार्टी 2 के उसमें पूरे केस में एक साथ रिप्लाई करेगी, अलग अलग नहीं रिप्लाई करेगी, टाइम नहीं बेकार करना है कोर्ट का। नेक्स्ट इसके बाद 3A है पार्टी टू अपीयर बिफोर अदर विटनेसेस। अब देखो पार्टी जो है वो और विटनेसेस के पहले अपीयर होने का उसका क्या सिस्टम है। इसके बाद इसमें यह है कि पार्टी अगर विश करती है अपीयर होने का, ठीक है, ऑन, तो अनलेस द कोर्ट फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड परमिट्स हिम टू अपीयर एज हिज ओन विटनेस एट अ लेटर स्टेज। देखो वो चाहती है अपीयर होना तो अपीयर हो सकती है, इसमें कोई रोकेगा नहीं। नेक्स्ट इसके बाद ये है रूल 4 रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, ठीक है। अब ऊपर क्या है, हमने पार्टी आ गई, पार्टी ने बकैती कर ली, आर्ग्यूमेंट कर लिए, अब उसके आर्ग्यूमेंट वगैरह जो है और एविडेंसेस वगैरह जो है रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, है ना। यानी कि एग्जामिनेशन इन चीफ है ऑफ अ विटनेस शैल बी ऑन एफिडेविट एंड कॉपीज देयर ऑफ शैल बी सप्लाइड टू द। अब देखो रिकॉर्ड कर लिए, एग्जामिनेशन इन चीफ वगैरह जो है एफिडेविट पे अपोजिट पार्टी को सबमिट कर दो। एफिडेविट किस लिए होता है, हमने इसके बाद वाले जो ऑर्डर है उस पर ही एफिडेविट किया है, किस पे, ऑर्डर नंबर 19 पे, ठीक है। तो वो एक ओथ एंड अफर्मेशन टाइप की डॉक्यूमेंट्स होती हैं जो खुद से आप करते हो अपने नॉलेज पे, तो वही एफिडेविट होता है। फिर इसके बाद ये प्रोवाइडेड दैट वेयर डॉक्यूमेंट्स आर फाइल्ड, जहां पे डॉक्यूमेंट फाइल्ड है एंड द पार्टीज रिलाई अपॉन द डॉक्यूमेंट्स, द प्रूफ एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स विच आर फाइल्ड अलॉन्ग विद एफिडेविट शैल बी सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, ठीक है। इसमें क्या है, प्रोविजो ये दिया गया है कि डॉक्यूमेंट जहां पे फाइल की गई हैं और पार्टी रिलाई करती है डॉक्यूमेंट्स पे, द प्रूफ एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स विच आर फाइल्ड अलॉन्ग विद एफिडेविट शैल बी सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। जो भी प्रूफ वगैरह है वो ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट से सब्जेक्टेड है। और रिकॉर्डिंग्स ऑफ द एविडेंस में अभी और भी बहुत सारी चीजें। इसके बाद क्या कमीशन वाला पोर्शन आ जाता है कि अगर तुमने कमीशन करवाया है, ठीक है, कमीशन से देखो, अगर देखो इसमें क्या एविडेंस जो है क्रॉस एग्जामिनेशन या री एग्जामिनेशन में, ठीक है, एफिडेविट से हैज बीन फर्निश्ड टू द कोर्ट शैल बी टेकन ईदर बाय द कोर्ट और बाय द कमिश्नर अपॉइंटेड बाय इट, ठीक है। कोई भी कमिश्नर अपॉइंट कर सकते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद ये है कि प्रोवाइडेड है कि कोर्ट में वाइल अपॉइंटिंग अ कमीशन, किसी कमीशन को अपॉइंट करने से पहले कंसिडर करेंगे टेकिंग इनटू अकाउंट सच रिलेवेंट फैक्टर्स एज इट थिंग्स फिट, ठीक है। कमीशन अकाउंट किसी को अपॉइंट करने से पहले तो उससे पहले सारी चीजें देखोगे आगे पीछे वाली, है ना, जरूरत है कि नहीं। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है सब रूल 3। इसमें है कोर्ट और कमिश्नर एज द केस में बी शैल रिकॉर्ड एविडेंस ईदर इन राइटिंग और मैकेनिकली। देखो रिकॉर्ड, अब देखो वो जो भी रिकॉर्ड करेंगे कमिश्नर वगैरह, वो जो रिकॉर्ड होगा प्लस उसमें वो सिग्नेचर करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद ये है कि वो अपने रिमार्क्स बताएंगे, किसके बारे में, डिमीनर, किसके बारे में, विटनेस के बारे में, विटनेस के डिमीनर्स के बारे में। फिर इसके बाद क्या है, 60 डेज का उनको टाइम पीरियड मिलेगा, किस चीज का, रिपोर्ट ऑफ द कमिश्नर शैल बी सबमिटेड टू द कोर्ट अपॉइंटिंग द कमीशन विद इन 60 डेज, ठीक है। जिस जज ने कमीशन अपॉइंट की है उनको 60 दिन में रिपोर्ट मिल जाएगी, यानी कि 2 महीने में रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। फिर इसके बाद ये है छोटी छोटी चीजें बची अब कि हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एज द केस में भी प्रिपेयर करेंगे क्या, पैनल फॉर कमिश्नर रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, ठीक है। किसके पास पावर है, हाई कोर्ट के पास या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास। नेक्स्ट इसके बाद है द कोर्ट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर फिक्स द अमाउंट टू बी पेड फॉर रिम्यूनरेशन टू द सर्विस ऑफ कमिश्नर, ठीक है। कमिश्नर की सर्विस के लिए आप रिम्यूनरेशन वगैरह दे दोगे। फिर इसके बाद ये वाला आप खुद ही पढ़ लेना। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं हम लोग रूल नंबर 5 पे, हाउ एविडेंस शैल बी टेकन इन अपीलेबल केसेस।
अब देखो एविडेंस कैसे लेना है, अगर क्वेश्चन कभी भी आया ना तो उसमें पता चल जाना चाहिए कि लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है और किसी चीज के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है। क्योंकि जब तक कोई चीज समझ में नहीं आएगी तुम उसको अप्लाई नहीं करोगे। तो इसमें ये है कि कैसे लिया जाएगा, इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, ठीक है, इन राइटिंग, बाय और इन द प्रेजेंस एंड अंडर द पर्सनल डायरेक्शन एंड सुपरिटेंडेंस ऑफ द जज। राइटिंग किसके अंडर, सुपरिटेंडेंस ऑफ द जज के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्टेशन ऑफ द जज डायरेक्टली ऑन अ टाइप राइटर, या तो लिखित हो और साइंड हो, या तो डिक्टेशन जज ने डिक्टेट किया हो और टाइप राइटर से हो, ठीक है। फिर इसके बाद यह कि अगर मैकेनिकली रिकॉर्ड किया गया है तो जज की प्रेजेंस में रिकॉर्ड करना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है रूल 6। रूल 6 के बारे में देखो, रूल 5 में आपको पता चल गया ना कि एविडेंस जहां पे अपीलेबल यानी कि केस अपीलेबल होगा तो उसके एविडेंस लेना जरूरी है, क्योंकि बाद में वो री एग्जामिन हो सकते हैं, इसलिए ये प्रोविजन है। नेक्स्ट इसके बाद है व्हेन डिपोजिशन टू बी इंटरप्रेटेड, डिपोजिशन इंटरप्रेट करना, ठीक है। डिपोजिशन यानी कि जो जैसे वो बताते हैं तो उसको इंटरप्रेट करना। देखो एविडेंस जो है लैंग्वेज, अलग लैंग्वेज में लिया गया है और विटनेस को समझ में नहीं आता है तो एविडेंस जो है वो इंटरप्रेट हो जाना चाहिए, ठीक है, विटनेस की लैंग्वेज में, या फिर जिसको भी इंटरप्रेट करना है वो करवाएगा अपने हिसाब से इंटरप्रेटर के थ्रू। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है रूल 7, एविडेंस अंडर सेक्शन 138। सेक्शन 138 वाला हमने डिस्कस किया था कि एविडेंस टेकन अंडर सेक्शन 138 shall be in the form prescribed by rule 5 and shall be read over and signed and as occasion may require interpreted, corrected as if it were evidence taken down under that rule। तो 138 में किस बारे में बात हो रही है, 138 में बात हो रही है इंग्लिश से रिलेटेड, ठीक है। जहां पे जो डॉक्यूमेंट यहाँ जहां पे एविडेंस जो है हाई कोर्ट ने किस में लिया है, इंग्लिश में लिया है, ठीक है, इंग्लिश में लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं मेमोरेंडम एंड एविडेंस नॉट टेकन डाउन बाय द जज। अब देखो जज ने एविडेंस नहीं लिया है तो इसमें क्या एविडेंस अगर जज ने नहीं लिया है तो उसको क्या करना होगा, या फिर उसके डिक्टेशन के थ्रू लिया है या फिर मैकेनिकली रिकॉर्ड हुआ है तो ही इज बाउंड, ठीक है, कि he is bound as the examination of which witness proceeds to make a memorandum of the substance of what each witness deposes and such memorandum shall be written and signed by the judge and shall form part of the record। अब देखो जज ने अपने कटघरे में खड़ा करके नहीं लिया है, ठीक है, जज ने नहीं सुना है, किसी और ने एविडेंसेस वगैरह ले लिए हैं, विटनेसेस को देख लिया है, पुलिस वालों ने कर लिया है, ठीक है, तो उसका वो मेमोरेंडम बना के साइन कर देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन में आते हैं रूल 9 पे। रूल 9 में बात होती है व्हेन एविडेंस में बी टेकन इन इंग्लिश, ठीक है, अगर इंग्लिश में एविडेंस लेना है तो क्या होगा। तो जहां पे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है कोर्ट की और सारे पार्टीज को क्या करता है, सूट करती है इंग्लिश, एंड द प्लीडर ऑफ सच पार्टीज एज अपेयर बाय द प्लीडर डू नॉट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं करता है तो इंग्लिश में ले लिया जाना चाहिए। और जहां पे क्या है इंग्लिश में नहीं दिया जा रहा है और पार्टीज क्या चाहती हैं, ऑब्जेक्ट नहीं करती हैं, तो क्या है जज में टेक डाउन और कॉज टू बी टेकन डाउन सच एविडेंस इन इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में लेना है, कब नहीं लेना है, सूटेबल होना चाहिए बस। इसके बाद नेक्स्ट रूल है रूल 10। रूल 10 बात करता है एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड आंसर मे बी टेकन डाउन, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर आंसर होगा, क्वेश्चन होगा, कुछ भी होगा, ले लिया होना चाहिए। अब देखो कोर्ट कैसे लेगा, ये अपने खुद के मोशन में लेगा या फिर एप्लीकेशन करेगी, कौन करेंगी, पार्टीज अप्लाई करेंगी, ठीक है, या फिर उसका प्लीडर अप्लाई करेगा, है ना। तो जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन वगैरह है कि जज साहब नोट कर लीजिए इसे, तो उसको लेना होगा, पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऑब्जेक्शन, जो कुछ भी है। नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चंस ऑब्जेक्टेड टू एंड अलाउड बाय द कोर्ट। अब इसमें क्या क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्ट किए गए हैं, विटनेसेस ऑब्जेक्टेड, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा, अलाउ कर देगा सेम टू बी पुट। द जज शैल टेक डाउन द क्वेश्चन, आंसर, ऑब्जेक्शन एंड नेम ऑफ द पर्सन मेकिंग इट टुगेदर विद द डिसीजन ऑफ द कोर्ट देयर ऑन, ठीक है। तो इसमें सिंपली ये बात की गई है कि कोई भी क्वेश्चन अगर विटनेस के सामने पुट किया गया है, ऑब्जेक्ट किया गया है, इसके बाद ऑब्जेक्ट कर दिया है किसी पार्टी या प्लीडर ने और कोर्ट अलाउ कर देगा, तो कोर्ट उस चीज को ध्यान में रखेगा कि उसका क्वेश्चन क्या था, अच्छा इन्होंने ऑब्जेक्ट किया था, पर चलो मैं लिख देता हूं, अगर इन्होंने ऑब्जेक्ट किया था मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये हेल्प किस चीज में कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है डिसाइड करने में, ठीक है। तो जो हमने नेक्स्ट पेज पे किया था ना, पर्टिकुलर क्वेश्चंस आंसर, यानी कि 10, 11, 12, ठीक है, रिमार्क्स एंड डिमीनर्स ऑफ विटनेस, फिर इसके बाद 13 तो हमने पहले वाले पेज पे कर लिया था, और फिर इसके बाद 14 है नहीं, 15, 16, तो हमने 10 से लेकर के 19 तक जितने भी रूल्स किए हैं वो सारे क्या है, वो सारे इकट्ठा करने में हेल्प कर रहे हैं एविडेंसेस। जैसे कि पर्टिकुलर क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन ऑब्जेक्ट कर दिए गए तो उनको भी लिखो यार कि जरूरी है। फिर इसके बाद रिमार्क्स और डिमीनर्स ऑफ विटनेस वगैरह भी नोट डाउन करो। फिर इसके बाद क्या है 13 मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस इन अनअपीलेबल केसेस, ठीक है, हमने अपीलेबल केसेस किया, अब ये क्या है अनअपीलेबल केसेस है, तो इसमें मेमोरेंडम से रिलेटेड देखते हैं।
अपील जहां पे अलाउ नहीं की जाती है, तो इट शिल नॉट बी नेसेसरी टू टेक डाउन और डिक्टेट और रिकॉर्ड द एविडेंस ऑफ द विटनेस एट लेंथ, बट द जज एज द एग्जामिनेशन ऑफ ईच विटनेस प्रोसीड्स shall make in writing, dictate directly on the typewriter or cause to be mechanically recorded a memorandum of the substance of what the witness deposes। ठीक है, वो मेमोरेंडम बना देंगे सब्सटेंस के कि क्या विटनेस ने बताया है। इससे पहले हमने कौन सा सेक्शन किया था, सॉरी कौन सा रूल किया था, रूल 5 किया था। ठीक है, रूल 5 में था कि एविडेंसेस जहां पे अपीलेबल केस होगा तो उसको क्या करना है, राइट भी करना है सुपरिटेंडेंस ऑफ जज में, या फिर डिक्टेट किया गया है टाइपराइटर से, और फिर इसके बाद उसको क्या करना है, अगर मैकेनिकली लिया गया है तो जज की प्रेजेंस में लेना चाहिए। ठीक है, तो जहां पे अपील अलाउड है तो उसको लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में लिया जाना चाहिए, सुपरिटेंडेंट ऑफ द जज में, उसको इधर ध्यान दिया जाएगा, और इधर क्या है उसका बस मेमोरेंडम बन जाएगा। ठीक है, इधर कम ध्यान दिया जाएगा, इधर क्या है मेमोरेंडम बना के गिफ्ट रैप करके रख दिया जाए, है ना। फिर इसके बाद क्या है, हाँ इसमें एक और चीज है, मेमोरेंडम जो है साइंड वगैरह भी होगा। इधर सिग्नेचर वाली बात हुई है क्या, प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट, सिग्नेचर वाली बात नहीं हुई है, पर आई थिंक सिग्नेचर इम्प्लाइड होनी चाहिए। ठीक है, बट अगर सिग्नेचर वाली बात नहीं हुई तो सिग्नेचर नहीं लिखना है। रूल नंबर 14 जो है वो हट गया है। रूल नंबर 15 में बात हुई है पावर टू डील विद एविडेंस टेकन बिफोर अनदर जज, किसी और जज के सामने एविडेंस लिया गया है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, उसको भी ले सकते हो, तो उसका जो सक्सेसर है मे डील विद एनी एविडेंस और मेमोरेंडम, कोई भी एविडेंस जो उसने अपीलेबल में किया है, मेमोरेंडम किया है, ठीक है, taken down or made under the foregoing rules as if such evidence or memorandum had been taken down or made by him under his direction। ठीक है, वो इस तरह से उस चीज को यूज करेगा जैसे कि मेरा ही हो, जैसे बोलते हैं ना आइए अपना ही घर समझिए, वैसे यही है, आइए आपका ही अब कोर्ट हो गया है और आप अपना ये सब एविडेंस अपने ही एविडेंस समझिए। ठीक है, फिर इसके बाद ये रूल नंबर 16 पावर टू एग्जामिन विटनेस इमीडिएटली। अब इसमें इस रूल में क्या दिया गया है, रूल 16 में ये दिया गया है, ये विटनेस जो है वेयर विटनेस इज अबाउट टू लीव द ज्यूरिसडिक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जहां पे विटनेस जो है वो ज्यूरिसडिक्शन लीव कर सकता है, या फिर कोई और सफिशिएंट कॉज शो किया गया है, तो एविडेंस जो है वो तुरंत लिया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज रहे वेयर सच एविडेंस इज नॉट टेकन फोर्थविथ, अगर तुरंत वो एविडेंस नहीं लिया गया, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द पार्टीज सच नोटिस एज द कोर्ट थिंक सफिशिएंट ऑफ द डे फिक्स्ड फॉर द एग्जामिनेशन शैल बी गिवन टू द पार्टीज। ठीक है, अगर नहीं लिया गया है तो जैसा भी नोटिस पार्टीज को देना सही रहेगा वैसा देंगे। फिर इसके बाद एविडेंस सो टेकन शैल बी रेड ओवर, एविडेंस नहीं लिया गया है तो क्या होगा, और एविडेंस ले लिया गया है तो उसको रेड ओवर कर दिया जाएगा, बस और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। रूल 17 में है कोर्ट में रिकॉल एंड एग्जामिन विटनेस। अब देखो कोर्ट विटनेस को बुला तो चुका है, अब एक बार फिर से विटनेस को बुला सकता है, ठीक है, और फिर इसके बाद उसके सामने क्वेश्चन रख सकता है एज द कोर्ट थिंक्स फिट। फिर इसके बाद है रूल 18। रूल 18 में पावर ऑफ द कोर्ट टू इंस्पेक्ट। ठीक है, इंस्पेक्ट करना क्यों जरूरी है, एविडेंसेस गैदर करने के लिए, है ना। तो इसमें क्या है, कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द सूट इंस्पेक्ट एनी प्रॉपर्टी और अ थिंग। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी चीज जो है वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और फिर इसके बाद उसमें क्या कर सकते हैं, ऑफ विच एनी क्वेश्चन में अराइज। ठीक है, तो उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद रूल 19 है, लास्ट रूल है ये इसका, पावर टू गेट स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड ऑन कमीशन। ठीक है, कमीशन में अगर जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं तो उसको भी लेना इनके अंडर में पावर है। ठीक है, तो इसमें क्या, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दीज रूल्स कोर्ट में इंस्टेड ऑफ एग्जामिन विटनेसेस इन द ओपन कोर्ट डायरेक्ट देयर स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डेड ऑन कमीशन अंडर रूल 4A ऑफ ऑर्डर 26। ठीक है, तो कमीशन कब लगाई जाती है, जब विटनेसेस को बुलाना जरूरी नहीं है ओपन कोर्ट में, तो क्या कर देंगे, वो बोल देंगे कि कमीशन तुम जाओ उनके एविडेंसेस लेके आओ। ठीक है, रूल 4 एक बार आप देख लेना। ठीक है, और इसी के साथ हमारा जो है ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये इजी एक्सप्लेनेशंस अच्छी लगी हों, एंड अभी एग्जाम्स आ रहे हैं तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो। थैंक यू। आई नो ये पोर्शन बहुत बोरिंग है, CPC काफ़ी बोरिंग हो जा रहा है, बट आई डिड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। चलो तब तक के लिए थैंक यू।